ठीक है, सभी को नमस्कार। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के ऊपर अपने चर्चा कर रहे थे। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने जो सारांश से संबंधित बात की थी कि ऑल ओवर मैंने कहा था कि इस टॉपिक के अंदर जो सारांश दे रखा है, यानी सभी टॉपिकों के अंदर महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसके अंदर की गई हैं। अब उसी का कुछ विस्तारित रूप में, यानी जो जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं खासतौर से ज्योग्राफी के लिए, और वो ज्योग्राफी वाले पार्ट जीके के अंदर तो है ही हैं, उन कुछ टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। छोटी छोटी वीडियो होंगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। हालांकि ये परीक्षा के जो निकटतम जो समय होता है 15-20 दिन, 1 महीने का, उसमें हमें ज़्यादा फ़ोन देखने की मैं सलाह नहीं दूंगा कि भी आपको फ़ोन पे लगे रहना चाहिए। लेकिन जब खाना खाते हो या कोई चाय वाय पीते हो तो उस दौरान आपको कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें देखनी होती हैं, तो उस दौरान आप इन चीज़ों को देख सकते हो। और अपने कोई अगर आपने पहले पढ़ रखी हुई हैं तो फिर अतिरिक्त से आपको कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जिन्होंने अभी तक ऐसा है कि भी नहीं पढ़ा है या उनके डाटा अस्त व्यस्त हैं, तो वो ज़रूर इसको थोड़ा सा के देख लें। लेकिन जब भी आप इसको देखो तो पीछे वाली को भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर जो हमने सारांश के तौर पे, यानी जो सारी बातें हैं, बहुत लंबी तो नहीं की हैं, लेकिन जो शॉर्ट के अंदर जो मुझे ठीक लग रही थी उनके ऊपर बात की गई है। और कम से कम इतने डाटा तो मेरे विचार से हमें याद रखने ही पड़ेंगे। कि भाई कईयों को ये दिक्कत रहती है कि सर डाटा याद नहीं होते हैं। एक्चुअल में बहुत बड़ी समस्या होती है डाटा की, क्योंकि बहुत सारे डाटा जब होते हैं तो सबके साथ में परेशानी आती है। ये नहीं है कि आपके साथ में आ रही है, मेरे साथ में भी आती है, दूसरा कोई और तैयारी अगर कर रहा होगा तो उसके साथ में भी आती है और आपके साथ में भी आती है। इसलिए डाटा एक ऐसी चीज होती है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट तो है नहीं, अब आपको रटना पड़ेगा। जो अंक है उस अंक को ही डिफाइन, तो उसको बार बार जब आप अभ्यास करते हो तो ही वो दिमाग के अंदर यानी सेट होगा। तो यहाँ पर कृषि से संबंधित हम कुछ आंकड़ों की बात करेंगे, और जो आर्थिक समीक्षा के अंदर जो दे रखे हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। हालांकि जैसे मैंने क्लास के अंदर आपको पढ़ाए थे या नोट्सों के अंदर आप देखते हो, तो उनके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ से आपको अपडेट कर लेनी है। क्योंकि आप कईयों के फिर दिमाग में ये रहेगा कि जी फिर हम वो जो नोट्स में था वो याद रखें या इसमें याद रखें। तो जो एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि हो सकता है नोट्स का कोई डाटा अगर पुराना हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप इस आर्थिक समीक्षा वाले डाटा को मैच करके वहां पे उसको करेक्शन करके ठीक कर लें। अब कृषि से संबंधित यहां पर 4-5 टॉपिक इन्होंने लिखे हैं, जैसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान। एक प्रश्न यहां से बनता है, प्रचलित जोत धारक, उसके ऊपर बात की जाएगी। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसके ऊपर हम यहाँ पे कोई डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और मैं ये बता देता हूं कि ये टॉपिक तो सभी के लिए, चाहे आप फर्स्ट पेपर के अंदर बात करें या ज्योग्राफी वाले हैं, लगभग आप यूं कह सकते हो 10 में से 10 बार अगर पेपर हो रहे हैं तो उसमें से 7 बार प्रश्न जो है वो यहां से आ रहा है, राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र से। हाँ, थोड़ी सी हम इतनी बात कर लेंगे कि इसके अंदर आपको इन्होंने एक टेबल बना करके दे रखी है, आपको उस टेबल को किस प्रकार से याद कर लेना है उसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे। फिर छोटी छोटी अगर कोई योजना या महत्वपूर्ण कोई बात है, या पशुधन से संबंधित, यहाँ पे समृद्ध खेती के लिए पशुधन, तो पशुधन से संबंधित भी डाटा जो दे रखे हैं वो महत्वपूर्ण है। और वो लगभग डाटा हमने जो पढ़े हैं वही हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो डाटा इन्होंने दिए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, इन सबको, ये हमने पिछली जो सारांश था उसके अंदर भी ये डायग्राम एक तरह से दिया हुआ था, सेम वही डायग्राम है जो आर्थिक समीक्षा का है। इसमें पिछले क्लास के अंदर हमने बात की थी कि भी तीनों सेक्टर का हमें योगदान देखना है। प्रचलित कीमतों के ऊपर दे रखा है कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान 2025-26 में। प्रश्न भी ऐसा ही आता है। तो कृषि सेक्टर का, कृषि क्षेत्र का कितना है, तो कृषि का है 25.74। इसी प्रकार से इंडस्ट्री काम करके आए थे 26.55, और सेवा सेक्टर का सबसे ज्यादा यानी 47.71 है। तो यहां पे हम कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि का जो योगदान है
सकल राज्य मूल्य वर्धन के अंदर वो है 25.74। आप लगभग यूं कह सकते हो 26 से थोड़ा सा कम है। 26 से, क्योंकि डाटा को जब आप याद रखोगे, कैलकुलेट रखोगे, तो 2-3 तरीके से अगर सोच के याद रखते हो। 25 से ज्यादा है, 26 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब 25.74 आपको एग्जैक्ट डाटा ही पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसमें जो अगला जो प्रश्न बनता है वो ऐसा होगा कि ये तो 25.74 है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो योगदान किसका होगा? कृषि का। हमारे दिमाग में जब कृषि आते ही ऐसा है कि उत्तर सीधा ही ऐसे आता है कि फसलों का योगदान है, पशुधन का योगदान है, तो फिर हम सीधा उत्तर ये कर देते हैं कि फसलों का योगदान है। लेकिन आप देखिए कि जीएसवीए का 25.74 अभी हमने देखा था कि योगदान है, यानी कृषि का योगदान राज्य की जो सकल आय थी उसके अंदर 25.74 है। लेकिन इस 25.74 के अंदर सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो किसकी है? पशुधन की है, न कि फसलों की है। फसलें 2 नंबर पे आती हैं, 1 नंबर पे पशुधन 49.35। ये जो इसको आप 100% मानते हो ना, तो उसका आप यूं कह सकते हो कि आधा योगदान पशुधन का है। यहां से आजकल के जो प्रश्न बन रहे हैं वो हो सकता है आपके सामने सीधा डाटा आ जाए कि भाई कृषि के अंदर पशुधन का योगदान कितना है, तो 49.35 आ गया। या फिर आपके सामने इस प्रकार से लैंग्वेज के तौर पे आएंगे और हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने स्टेटमेंट ठीक हैं। जैसे पहला कथन यही दिया कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि का योगदान 25.74 है, आपका ये कथन है, ये ठीक है। दूसरा जो दिया, कृषि में सर्वाधिक योगदान पशुधन का है, और या फिर यूं दे दिया कि कृषि में पशुधन का योगदान 49.35% है, जो सर्वाधिक है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट आपका यह हो गया। तीसरा स्टेटमेंट इस प्रकार से बना देंगे कि कृषि के अंदर फसलों का योगदान 42.61% है, और वानिकी एवं लॉगिंग की जो बात करते हो 7.49% है। ये इस प्रकार से तीनों जो डाटा हैं वो हमें याद रखने हैं। 3 नए रहे तो भी कम से कम आप इतना जरूर याद रखें कि एग्रीकल्चर का टोटल जो थी उसमें एग्रीकल्चर का योगदान 25.74 है, और इस 25.74 को 100 अगर आप मानते हो तो उसमें सबसे ज्यादा पशुधन का है, जो लगभग 50% के आसपास है, यानी 49.35। और 2 नंबर पे आएंगे आपकी फसलें। तो ये डाटा हो गए। तीसरा ये देखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहां से भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यहां अगर आप देखोगे तो भूमि उपयोग बता रखा है, भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 के अकॉर्डिंग प्रश्न ऐसा ही आता है। भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार आपको देगा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी है, वानिकी कितनी है, ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि कितनी है। ये सारे के सारे तो डाटा आपको 7-8 टाइप के दे रखे हैं। 7-8 टाइप के याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत के 4 डाटा आप जरूर याद रख लें। शुरुआत के 4 डाटा का मतलब यह हो गया कि भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार राज्य की भूमि का उपयोग को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उस कंडीशन में तो फिर आपके सामने ये नहीं होंगे भी 53 हो गया, 10 हो गया, ऐसा नहीं होगा भी। 1 नंबर पे हम करेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 2 पे कृषि योग्य बंजर भूमि, और 3 पे वानिकी, और 4 पे ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है। या सबसे ज्यादा राज्य की भूमि के अंदर अगर देख रहे हो तो किस चीज के अंदर उपयोग हो रहा है, तो हम बता देंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अंदर सबसे, यानी 100% अगर मानते हो तो शुद्ध बोया गया के अंदर आ जाएगी 53%, यानी 53.02% शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है राज्य की टोटल भूमि का। एक प्रश्न तो ये बार बार पूछा जाता है। दूसरी जो बड़ी बात है वो हमें ध्यान रखनी है कि भाई 2 नंबर के ऊपर जो है वो है कृषि योग्य बंजर भूमि। ऐसी भूमि जिसके ऊपर खेती तो की जा सकती है लेकिन वो बंजर पड़ी है, वो कितनी है? लगभग आप यूं कह सकते हो 10% है, 10% है। थोड़ा सा राउंड फिगर के अंदर याद रख ले। अगर इसको याद रखते हो जैसे
भाई शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एकदम सीधे पॉइंट पॉइंट नहीं याद रहते हैं, तो आप 53 याद रख लें। दूसरे के अंदर आपने देखा कि भाई 10% है, तो आगे 10.10 11 ऐसे याद रह गया। तीसरा अगर देखते हो तो फिर आता है वानिकी, ज्यादा नहीं याद रहे तो 3 कम से कम याद रख लेना। वानिकी, यहां जो वानिकी का डाटा है वो 8.3 है, ये 10 था, यहां पे 8.3%। एक ध्यान रखना, यहां जो क्या करेंगे कि आपके सामने डाटा वो भी हो सकते हैं जो राजस्थान प्रशासनिक वन प्रतिवेदन जो जारी होता है उसके डाटा भी बीच में मेंशन किए हो सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर नाम देगा तो इस प्रकार से दिया जाएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग बात कर रहा है या राजस्थान वन प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग बात करेगा। कई बार हमें वो डाटा मिलते नहीं है, हमें ऐसे आ गया कि 8.3% तो है ही नहीं वनों की अगर बात करें, क्योंकि उसमें कुछ अलग है। तो ये आपको मेंशन किया जाएगा कि भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार राज्य में वानिकी के अंतर्गत कितना है, तो आप बताएंगे कि वानिकी के अंदर 8.3% है, क्योंकि स्टेटमेंट जब जारी करते हैं आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कितने कथन ठीक है। बाकी इनके अंदर प्रत्येक का याद रखने की मेरे विचार से जरूरत नहीं है, गैर कृषि योग्य ठीक है, एक बार ऐसे देख लेना। बाकी 4 ये जरूर याद रख लेना, सबसे ज्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना 53, कृषि योग्य तो है, बंजर भूमि है 10-1% के आसपास है, और वानिकी के अंदर 8.3% है। तो ये 3 डाटा यहां से जरूर याद रख लें और तीनों ही महत्वपूर्ण है। और यहां से बार बार आप देखोगे, पुराने पेपर भी देखोगे तो सन बदल जाते हैं, लेकिन जैसे पीछे कोई आएगा हो मिलेगा तो वहां पर आपको 23-24 का मिल सकता है, 22-23 का मिल सकता है, 20-21 का मिल सकता है। इस प्रकार से आपको यहां इस टेबल से बहुत बार सवाल पूछे हुए मिलेंगे इसी प्रकार के। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये डाटा तो याद हो ही गयो, 53 याद रख लियो, 10 8.3 आ जाएगा बस। फिर उसके बाद में यहां से इकोनॉमिक से संबंधित या करंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। कई बार ये एक जो टेबल बनाई है, जो पीछे आर्थिक समीक्षा थी उसी को एक तरह से समराइज यहां पे किया गया है। क्या है इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा दबाव महसूस नहीं करना है, डाटे ऐसे कई लिखे हैं। यहां कुछ नाम आएंगे जैसे सीमांत कृषक, लघु कृषक, अर्ध मध्यम, मध्यम। एक बार इनको आप देखिए, एक जो टेबल बना रखी है यहां पे अगर आप देखते हो तो इसको कि भाई सीमांत कृषक किसको बोलते हैं, यहां से मेरे विचार से आपसे इनसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा सीमांत कौन से हैं, यानी जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको सीमांत कृषक बोलते हैं। लघु की बात कर दी तो 1 से 2 हेक्टेयर वाले, और मध्यम अर्ध मध्यम की अगर बात करते हो 2 से 4 हेक्टेयर, और मध्यम कृषक उसको बोलते हैं जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा अगर जमीन है तो वो बड़े कृषकों के अंदर आते हैं। तो ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है, अगर कहीं कोई जनरली हो, यानी सीमांत जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम है, लघु जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4 आ जाएंगे, मध्यम 4 से 10, और बड़े जो अगर किसान माने जाते हैं इसका मतलब उनके पास में 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। अब हम यहां पर 2 चीजों की बात कर रहे हैं, ये देखो कि 2010-11 और 2015-16 के आंकड़ा दिए गए हैं। कृषि गणना 2015-16 में हुई थी, तो उसमें प्रचलित जोत धारकों की स्थिति, यानी जो जुताई वाली जो जमीन लोगों के पास है उसकी बात की गई है। यहां पे 68 लाख जोतें थी, 68.88, और ये बढ़ करके 68 से हो गई 76.55, यानी उसको आप यूं कह सकते हो 68.8 और ये हो गई 76.5। ये कोई नया डाटा नहीं है, पहले भी है। अब इसमें ये जो ग्रोथ हुई है प्रचलित जोत धारकों की वो है लगभग 11%। तो बोले जी यहां प्रश्न क्या रह सकता है, या ज्यादा से ज्यादा आपके सामने इतना हो सकता है 2015-16 के अंदर, ये इधर वाला नहीं याद रहे तो भी 2015-16 के अंदर प्रचलित जोत की जो थी वो कितनी थी, तो 76.55 लाख जोतें थी, और 2010-11 की तुलना में ये कितनी ग्रोथ हुई है, तो आप यूं कह सकते हो लगभग 11% है, यानी 11.14% है। अब इसमें ये सारे अलग अलग ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि यहां पे आप देखोगे चाहे वो सीमांत किसान अभी हम बात कर रहे थे 1 हेक्टेयर से कम है, लघु की बात कर रहे हो 1 से 2 हेक्टेयर हो गया, अर्ध मध्यम की बात की तो 2 से
4 हेक्टेयर वाले हो गए, मध्यम आपने देखा 4 से 10 हेक्टेयर वाले हो गए, और बड़े हमने देखा कि 10 हेक्टेयर से ज्यादा हैं। इन सब के अंदर तो वृद्धि हुई है, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम, इनके अंदर ग्रोथ हुई है सबके अंदर। जैसे इसमें 40, इसमें 21, इस प्रकार से दिखा रखे हैं। अब आपको ये डाटा नहीं याद रखने हैं, ये तो उसमें दे रखे थे, उसके अकॉर्डिंग बात कर ली। लेकिन बड़े जो हैं, बड़े आकार की जो जोत है उसके अंदर कमी हुई है, और कमी कितनी हुई है? 11% के आसपास हुई है। बड़े आकार के जोतों के अंदर कमी हुई है, छोटे आकार के जो जोत थे उनमें वृद्धि हुई है। उसके पीछे मोटा मोटी एक कारण है, क्योंकि परिवारों का जो विखंडन, नीचे एक रीजन लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखना कि संयुक्त जो परिवार थे उनका विघटन हो गया और भूमि में विखंडन में वृद्धि हुई, और इसी कारण से सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और मध्यम के अंदर तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो बड़ी जमीनें लोगों के पास थे उसके टुकड़े हो गए, तो उसमें कमी हो गई। तो यहां इस सारणी से आपको सिर्फ 2 ही डाटा याद रखने हैं। 2 ही डाटा का मतलब यह हो गया कि टोटल अगर जोत धारकों की संख्या की बात करते हो तो 76.5 लाख है। और दूसरी आपको यह ध्यान रखनी है कि सिर्फ एक को याद रख लेना, इनको भी क्यों याद रखना भाई? चाहे सीमांत की बात करें, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम, एक में कमी हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है। तो कमी किस में हुई? जो बड़ी जोत थी उसके अंदर कमी हुई है, और जो छोटी, मध्यम और लघु थी उसके अंदर क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कारण सीधा सा क्या है? सीधा सा कारण यह है कि परिवार जो ज्वाइंट में थे, ज्वाइंट फैमिली थी, उनके अंदर विखंडन हुआ है। इस कारण से ही ये चीज हुई है। तो यहां भी लंबे चौड़े कोई आपके सामने डाटा नहीं है। अगली ये जो डायग्राम दिया है इसमें भी कोई ज्यादा तकलीफ वाले डाटा नहीं है। इन डाटा के अंदर जो दिखाई गई हैं वो 2 चीजें ये हैं कि आप देखो, यहां पे महिलाओं की बात की गई है। थोड़ा सा सामान्य सा आप देख लेना, कई बार सामान्य अगर डाटा की अगर बात करते हो, देखो कि कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, यानी महिलाओं के 1-2 चीजें होती हैं, यानी पहले कितनी महिलाओं के नाम जमीन थी। जैसे हम कहें कि पहले 10 महिलाओं के नाम जमीन होती थी, अब वो बढ़ करके 15 हो गई। दूसरा प्रश्न यहां पे ये दिया गया है कि पहले महिलाओं के नाम, आप यूं मान लीजिए कि 500 हेक्टेयर जमीन थी, अब वो बढ़ करके 700 हेक्टेयर हो गई। तो यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो उनकी संख्या के अंदर वृद्धि होना, और दूसरी उनके नाम जो जमीन है उस एरिया के अंदर वृद्धि होना। तो यहां पे देखो, एक संख्या की बात की गई है और दूसरी की बात कर रहे हो महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल की बात की गई है। 2010-11 और 2015-16, क्योंकि कृषि गणना 2015-16 में हुई थी, तो उसी की बात कर रहे हैं और आर्थिक समीक्षा के अंदर। तो यहां पर अगर आप देखते हो 2010-11 में और 2015-16 में, 2010-11 के अंदर आप देखोगे तो 5.46, इतना डाटा नहीं याद रहे तो आप राउंड फिगर में यूं याद रख सकते हो कि लगभग 5.5 लाख महिलाएं थी। लगभग 5.5 याद रख लीजिए आप राउंड फिगर के अंदर, यानी लगभग 5.5 लाख महिलाओं के नाम जमीन थी, जो 2015-16 में बढ़ करके लगभग 8 लाख के आसपास हो गई, यानी 7.75 लाख संख्या हो गई उनकी। दूसरी साइड के अंदर जो क्षेत्रफल की बात की गई है, उस क्षेत्रफल के अंदर अगर आप देखते हो कि पहले 13 लाख हेक्टेयर थे, 13.3 लिखा है 2010-11 के अंदर, यानी महिलाओं के नाम कितनी जमीन थी? एक रन के 13 की 3 करेगो, तो यहां पे 13.3 थी, और वो बढ़ करके 13 से कितनी हो गई? 16 हो गई, यानी आपने देख लिया 16.55 लाख हेक्टेयर। क्योंकि जब हर बिंदु को याद रखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है दिमाग में, तो थोड़ा दाएं बाएं का छोटा मोटा ऊपर नीचे याद करते हो तो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां पर 2 डाटा थे कि महिलाओं की संख्या आप इतने याद रखना यार, पहले 5.5 थी, वो बढ़ करके 7.75 हो गई, ये आ गई। इसी प्रकार से क्षेत्रफल के अंदर अगर आपने बात की तो पहले कितनी थी? 13.3 थी, बढ़ करके कितना हो गया? 16.5 हो गए लाख हेक्टेयर। ये महिलाओं की बात की गई है कि इससे साबित यह होता है कि महिलाओं की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती जा रही है, वो सशक्त होती जा रही है। हाँ, नेक्स्ट मैं जो पीछे बात कर रहा था कि कृषि जलवायु प्रदेश, तो कृषि जलवायु प्रदेश हमने डिटेल में पढ़े थे। इस प्रकार से ये आप देखोगे कि 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर विभक्त किया गया है। और ये प्रश्न मैंने अभी बताया था कि पीछे के जो पेपरों के अंदर आप एनालिसिस करते हो खुद, तो आपको ऐसे मिलेगा
कि पिछले 3-4 साल के पेपर अगर देखते हो, अलग अलग परीक्षाओं के अंदर 10 पेपर हुए हैं तो 10 में से 7 बार आपको ये प्रश्न मिलेगा। पहले सिर्फ यहां से जो प्रश्न आ रहे थे ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश हो गई। फर्स्ट देखो आप, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इसी प्रकार से ये सेकंड ए और सेकंड बी, फिर आपने देखा थर्ड ए और थर्ड बी, इस प्रकार से फोर्थ ए और फोर्थ बी और फिफ्थ। अब क्या सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, यानी 4 प्रकार की, ये आप देखो। अब इसमें ये पूरी की पूरी इसी सारणी से ही प्रश्न बन रहे हैं, आप ये देख लेना। 4 चीजें हैं। कई बार हमें ऐसे लगता है तो कि जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, ज्योग्राफी वाले हैं, उनको मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पेपर वाले कई बार हम मिस कर देते हैं कि हम तो ये इसमें से क्या होगा, आएंगे तब देखेंगे, आएंगे तब नहीं देखना। एक बार आप इसको यूं देख लेना कि इस प्रकार से आप नक्शा बना करके खुद, और उसके अंदर ये जो दे रखे हैं, यहाँ पे क्षेत्र का नाम, प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ए का तात्पर्य क्या है। जैसे एक के ऊपर बात करेंगे, जैसे फर्स्ट ए का तात्पर्य है शुष्क पश्चिमी मैदान। यहां पे आपने बात कर ली भाई शुष्क पश्चिमी मैदान, ये फर्स्ट ए है। अब दूसरा, इसमें सम्मिलित जिलों की बात की गई। सम्मिलित जिले कौन कौन से? जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। यहां पे जोधपुर की बात की, फलोदी की बात की, बाड़मेर की बात कर ली और बालोतरा, यानी ये आपके सामने जिलों के नाम आ गए। प्रश्न ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से फर्स्ट ए के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं या नहीं हैं, या शुष्क पश्चिमी मैदान में कौन कौन से जिले हैं, इस प्रकार से। या फिर आपके सामने ऐसे भी होगा कि तीसरी इसमें दी कि यहां पे खरीफ की फसल में देखो बाजरा, मोठ और तिल आ गए। बाजरा, मोठ और तिल, ये तो खरीफ में आ गए। और रबी में अगर देखोगे तो गेहूं, सरसों और जीरा। अब प्रश्न क्या दिया जा रहा है? प्रश्न ऐसे भी दिया जा रहा है भी, पहले तो सिर्फ इतना आ रहा था, पीछे 2 साल पहले के अगर प्रश्न देखोगे तो आपके सामने सिर्फ इतना मिलेगा कि कितने कृषि जलवायु प्रदेश थे, तो हम बता देते थे 10 कृषि जलवायु प्रदेश। फिर थोड़ा सा तो उन्होंने बदलाव किया, तो वो सिर्फ इस प्रकार से देने लग गए कि आप देखोगे कि आपके सामने दिया कि शुष्क पश्चिमी मैदान का तात्पर्य क्या है, फर्स्ट ए, या फर्स्ट ए का तात्पर्य क्या है। तीसरा प्रश्न दिया कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं या नहीं हैं। अब उसके बाद में अगली जो बात वो करने लग गए, वो खरीफ और रबी की फसल देने लग गए, या फिर मिट्टियों की बात करने लग गए। हरिमोहन सक्सेना की अगर आप बुक देखोगे, उसके अंदर भी ये सारणी बनाई हुई मिलेगी, और यहां पर भी दे रखी है। मैं तो आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखी है, इसलिए इसमें बात कर दी, बाकी ये टॉपिक पुराना है, सबने पढ़ा है। अब क्या करते हैं, अब जो सवाल दे रहे हैं वो ऐसे दे रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट दिए कि निम्नलिखित कृषि जलवायु प्रदेश का संबंध किस कृषि जलवायु प्रदेश से, निम्नलिखित कथनों का संबंध किस कृषि जलवायु प्रदेश से है। उन्होंने दिया कि जहां पे खरीफ में बाजरा, मोठ व तिल की कृषि की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया रबी में गेहूं, सरसों और जीरा की खेती की जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया जिसका विस्तार जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा जिले में है। और फिर आपको नीचे ये दे देंगे नाम, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, या फिर उसने दिया लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। निम्नलिखित में से इन स्टेटमेंटों का संबंध किससे है, यानी इन कथनों का संबंध किससे। बस इतना सा ही बदलाव है। इसलिए आप एक बार, जिन्होंने याद कर रखा है वो ठीक है, नहीं तो एक बार ऐसा नक्शा बना के, क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये प्रश्न मेरे विचार से पुनः आपको पूछा जा सकता है। तो जरूर एक बार इस सारणी के अंदर खरीफ और रबी की फसलों को देख लें, और डिस्ट्रिक्ट जो दे रखे हैं उनको देख लें। एक बार इतना काम जरूर कर लें, और फर्स्ट ए का मतलब क्या है, फर्स्ट बी का मतलब क्या है, फर्स्ट सी का मतलब क्या है। इस प्रकार से 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश दिए हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने इस प्रकार का राजस्थान का मानचित्र बना करके, और यहां पे जो मेंशन कर दें कि ए बी सी डी जैसे दिया,
कि भाई यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा और यहाँ पे डी लिखा, तो आपके सामने ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सी है वो किस कृषि जलवायु प्रदेश को इंगित कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो मानचित्र बेस हो सकते हैं और इसके बेस पे हो सकता है। तो ये तो हाँ, फिर एक ये जो डाटा है ये भी महत्वपूर्ण है। ये देखो, ये थोड़े से मुश्किल लगेंगे आपको कि हम कितने डाटा याद करें, कौन कौन से करें। राज्य में खरीफ और रबी की फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन की बात की गई है। तो सबसे पहले मेन जो बात की जाती है बार बार वो उत्पादन से संबंधित है। तीन चीजों के उत्पादन देखना। देखो यहां पर जो उत्पादन लाख मीट्रिक टन में दिखाया गया है, 2023-24 में कितना प्रोडक्शन हुआ था वो बात की है, और ये अग्रिम अनुमान है कि 25-26 में कितना होगा, ऐसा बताया गया है। अनुमान हम लगाते हैं ना कि इस बार फसल इतनी हो जाएगी, और एक हमारा उत्पादन हुआ कितना था, तो 2023-24 का भी याद रखेंगे और 2025-26 के अंदर भी हम कुछ बात याद रखेंगे। देखो प्रश्न आपके सामने ऐसा आ सकता है कि 2023-24 के अंदर, अब यहां पर आप देखोगे खाद्यान्न की बात की गई है। देखो सबसे पहले खाद्यान्न 2023-24 के अंदर 240.93 दे रखा है ऐसे, तो आप राउंड फिगर के अंदर इसको 241 याद रख सकते हो, 240 याद रख सकते हो। खाद्यान्न के अंदर आप देखोगे तो दो चीजें हैं, एक अनाज और एक दालें, एक अनाज और एक दाल, इन दोनों को मिलाकर के आपका खाद्यान्न आ गया। अब यहां पर अनाज के अंदर फिर आपको दोनों दे रखे हैं, खरीफ के अंदर और रबी के अंदर। इसी प्रकार से दालों के अंदर आपको दोनों दे रखे हैं, खरीफ और रबी। तो अब प्रत्येक, तो एक तो आपको डाटा याद रखना है खाद्यान्न का, दूसरा आपको याद रखना है अनाज का, तीसरा रखना है दालों का। इसी प्रकार से खाद्यान्न के अंदर फिर आप नीचे आते हो तो वो खरीफ और रबी ऑल ओवर की बात कर रखी है। तिलहन की बात आती है, तिलहन के अंदर फिर वही रबी और खरीफ। अपने एक ही याद रख लेंगे कि टोटल तिलहन का उत्पादन कितना है। इसी प्रकार से गन्ना और कपास हो गए, इनका याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इन तीन के जरूर याद रख लेना, अनाज और दाल। अनाज और दाल को मिलाया तो क्या हो गया, खाद्यान्न, और एक आप तिलहन। अब देखो अनाज का जो उत्पादन है 2023-24 की बात कर रहे हैं, 2023-24 में 207.64, तो आप यूं याद रख लेना, अनाज 207, 7 से कम कर दिया 207.6, तो 207 याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरा आपने देखा यहां पे दालों का उत्पादन कितना हो रहा है, लाख मीट्रिक टन में था ही, 33.29 कर रखा है, तो आप राउंड फिगर में 33 याद रख लेना चाहिए तो काम चल जाए। खाद्यान्नों की बात करेंगे तो 240 याद रख लेंगे। भाई 3 डाटा हो गए, क्योंकि सारा तो अगर रख होगा तो गाड़ मोड़ सो हो जाएगा और फिर बेरो कौन पड़े जमेलो सो होगा कि किसी किसे में मिल जाएगा। ये कारण कुछ चीजें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। 240 आगे। अब उसके बाद में अगर आप, मैंने कहा था कि एक तिलहन का देख लेंगे, तिलहन के अंदर देखा तो 101 और 4 डाटा मेरे विचार से याद रह जाएंगे। अब इनके आसपास थोड़ी बहुत चीजें आप देख सकते हो। देखो ये 207 था, 2024-25 में ये बढ़ा है 267 हो गया, और फिर वापस ये घटा है 236। इसका मतलब घटते बढ़ते रहे। तो बोलो जी मैं सारा यही याद रखा कि 207 और फिर 267 और 236, नहीं, ऐसे अपने नहीं याद रखेंगे। अग्रिम 2025-26 के अंदर जो दे रखा है अग्रिम अनुमान के अकॉर्डिंग, उसको जरूर एक बार देख लेंगे। भी ये 207 था, ये 236 है, रह जाएगो मिल तो जुल तो सो सारा से आंकड़ो रहेगो। अब यहां पे आपने देखा था 33 था, ये बढ़ करके देखो 41 हुआ, यहां पे आकर के 47 हो गया। यानी दालों के अंदर जो है वो एक तरह से ग्रोथ चल रही है, 47 चला गया, ये 236 है। तीसरी जो बात की खाद्यान्नों के अंदर 240 था, 309 हो गए, 283, तो आप याद रख लेंगे 2025-26 का जो अग्रिम अनुमान था वो 283 था। 283 नहीं याद रहे तो 280 याद रख लियो, फिर भी काम चल जाओ। तिलहन की बात करें तो तिलहन के अंदर आपने देखा 101, फिर वापस घटा 93, फिर वापस 100 आ गया, तो लगभग वही है जो 2023-24 में था, वो भी 2024-25 के अंदर, तो यहां पे आपने 100 के आसपास याद रख लिया। अब मैंने बताया कि 2023-24 का डाटा, तो 23-24 के अंदर दो चीजें याद रखनी है। अनाज कितना हुआ 207 लाख मीट्रिक टन, तो आप आगे
जोड़ लेंगे। फिर 207 और ये कितना है 33, इन दोनों को जोड़ते हो तो 240 ही आएगा इनका योग, यानी अनाज और दाल मिलाकर के खाद्यान्न 240 हो गए। इसी प्रकार से आपने देखा तिलहन, तिलहन कितना 101। अब ये 207 वाले जो बात कर रहे थे 25-26 के अंदर 236 दे रखा है, 236 याद रख लियो, 237 याद रख लियो तो भी काम चल जाओ। फिर दूसरा आपने देखा दलहन, तो दलहन का बढ़ गया, मतलब 33 से आपने कह दिया 47 हो गए, 50 के आसपास चले गए यहाँ का इसको। और इसी प्रकार से खाद्यान्न की बात की 240 था, 280 कर लियो, 283 कर लियो, तिलहन का सेम रह गए। नीचे यहां पर एक प्रश्न जो और बनता है, क्षेत्रफल के संदर्भ में अगर देखें तो थोड़ा सा जरूर देख लेना एक बात है कि 2023 तो इसमें आप देखो कि अनाज के अंदर 93 था और दालों के अंदर अगर देखते हो तो 54 आ गया, और टोटल आपने देखा खाद्यान्नों के अंदर 148। ऑल ओवर अगर आप देखते हो तो आप देखोगे कि आपके सामने इस प्रकार से हो सकता है कि अनाज के अंदर दलहन से ज्यादा क्षेत्रफल है, तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ये 54 है, ये 93 है। ऑल ओवर खाद्यान्नों के अंदर देखा 148, यानी सबसे ज्यादा जो बुआई हो रही है वो किसकी हो रही है, खाद्यान्नों की हो रही है। फिर आप इसमें देखो तिलहन, तिलहन के अंदर कितना है 66 पॉइंट, यानी लाख हेक्टेयर में 66.46 लाख है हेक्टेयर। और फिर वो खरीफ की, रबी की, वो तो अलग अलग बातें हैं। तो यहां पे ये थोड़ा सा इस प्रकार से आपके सामने हो तो सबसे ज्यादा अगर हमारा जो एरिया कवर कर रहा है वो खाद्यान्न, और खाद्यान्नों में भी सबसे ज्यादा किसमें है, 1 नंबर पे अनाज में है। 2 नंबर के अंदर आप ऑल ओवर अगर बात करते हो तो 1 नंबर पे अनाज के अंदर क्षेत्रफल बोया जा रहा है, दूसरा देखोगे तिलहन के अंदर बोया जा रहा है, और तीसरा आप देखोगे तो दलहन के अंदर बोया जा रहा है। ये डाटा आपके इतने ही काम आएंगे। फिर एक जो नीचे ये इन्होंने दे रखा है, इस प्रकार से आप इसको पढ़ोगे ना कि वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के कुल उत्पादन का 283 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 8.28% कम है। ऐसे यानी इन दोनों का 2024-25 और 2025-26 की जो सारणी है उसका नीचे एनालिसिस किया है इन्होंने ऐसे, ये सारे, यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है। अब इसके अंदर आपको ज्यादा तकलीफ उठाने की तो जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना कर लेना, आगे एक सारणी बनाइए। ये इस सारणी में यानी 2025-26 के अंदर अगर आप देखते हो 2024-25 की तुलना में 2025-26 किसकी तुलना में, 2024-25 की तुलना में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, जो अग्रिम अनुमान ये जो हमने किया था ना यहां पर, ये 2024-25 और 2025-26 इसके अंदर देखा है कि भी कितना चेंज हुआ है, उसकी बात की गई है। अब सारे डाटा फिर याद नहीं रखने हैं, यहां पर 2-3 डाटा याद रखो। देखो पहला शब्द जो कई बार तो ऐसा आएगा कि इनके अंदर कमी हुई या वृद्धि हुई, तो आप 3 चीजें याद रखें। देखो कुल खाद्यान्न, अब कुल खाद्यान्न में फिर हमने ऐसे कर दिया खरीफ का, रबी का, उसमें ऐसे दे रखे हैं तो वो एक तरह से उस सारणी को कन्वर्ट किया गया। आप 3 डाटा याद रखें, वही कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न के अंदर क्या हुई, कमी हुई, यानी 2024-25 में अभी हम करके आए थे 283 लाख मीट्रिक टन है, ये यहां पे अलग से याद रखने। अब किसकी तुलना में 8.28, 2024-25 की तुलना में ये कमी बताइए। तो बोल 2024-25 वाले डाटा याद रखने, नहीं याद रखने, हमें सिर्फ इतना याद रखना है टोटल जो खाद्यान्न थे, खाद्यान्न के अंदर अनाज और दालें दोनों सम्मिलित थी, खाद्यान्न के अंदर कमी हुई है, कितनी कमी हुई, लगभग आप याद रख लेना 8% की कमी हुई है, यानी 24-25 की तुलना में 25-26 के अंदर खाद्यान्न में 8% की कमी हुई है। पीछे आपने ये डाटा देखा, देखो यहां पे 267 था और 236 आ गए, इसलिए आपको 267 लाख मीट्रिक टन, 236 लाख मीट्रिक टन ऐसे डाटा नहीं याद रखने, आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है
कि भाई कुल खाद्यान्न के अंदर आपसे प्रश्न इस प्रकार से आएगा, कृषि उत्पादन वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों का यदि विश्लेषण 2024-25 के साथ में किया जाए तो फिर आपको स्टेटमेंट देगा कुल खाद्यान्न के अंदर लगभग 8% की कमी हुई, इसका मतलब स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा अगर आपको ये दें प्रत्येक खरीफ और रबी इसको छोड़ देना, फिर आपसे कहे कि अनाज की बात करें, खरीफ और रबी दोनों की दे रखी है, अनाज के अंदर अगर बात कर रहे हो तो भी कमी हुई है। भाई खरीफ वाला था उसके अंदर लगभग 26% की कमी हुई है और रबी के अंदर उसी अनाज के अंदर 3% की कमी हुई, लेकिन दालों के उत्पादन के अंदर कमी नहीं हुई। ऑल ओवर खाद्यान्न में कमी हुई, खाद्यान्न में अनाज में कमी हुई है, लेकिन दलहन के अंदर कितनी वृद्धि रही है, दलहन के अंदर आप देखोगे खरीफ दलहन के अंदर तो 2.3% और रबी की दलहन के अंदर अगर आप देखोगे 22.34%। ये पीछे वाली सारणी को अगर यहां से आप देखते हो ना, ये देखो दलहन अभी हमने देखा कि 41 था 2024-25 में, जो 47 हो गया। फिर आपने देखा कि खरीफ के अंदर 20 से बढ़ करके 20.05 था तो 20.52 बढ़ा है, थोड़ा सा ही बढ़ा है। लेकिन रबी के अंदर आप देखोगे तो आपको 21 से 26, ये सारे डाटा नहीं याद रखने, उन डाटा के बेस पे ही नीचे इन्होंने सारणी में बात की गई है, वो डाटा यहां पे एनालिसिस की है। तो यहां पर हमारे सामने ऐसे प्रश्न हो सकता है, खरीफ दलहन में वृद्धि हुई 2% के आसपास, रबी दलहन में वृद्धि हुई है 22% के आसपास। फिर उसके बाद में तिलहन की बात की, तिलहन की अगर बात करते हो तो कुल तिलहन और फिर वही खरीफ और रबी की बात कर ली, कुल तिलहन के अंदर बात करते हो तो 7% की ग्रोथ हुई है। कितने? 7%। उसमें भी अगर खरीफ की बात करें तो 7.85, ये लगभग सेम सा है, तो इनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रख लेना कि तिलहन के अंदर 7% के आसपास वृद्धि हुई है। दालों के अंदर अगर आप बात करें, खरीफ वाली थी उसमें तो लगभग 2% हुई है, रबी वाली के अंदर 22%। यह याद रख लियो यार, एक में तो 2 निचलम 2 कर दिए, एक दुए आगे 2 और लगा दियो तो ये आ जाएगी। तिलहन के अंदर 7% के आसपास आ गई। अब 4 आप जब डाटा अलग से याद रखें ना तो ऐसे याद रख लेना, खाद्यान्न आपने देखा खाद्यान्न में 8% क्या हुई, कमी हुई, ये आ गए। दूसरी आपने देख लिया खाद्यान्न के बाद में अनाज। अब अनाज के अंदर दोनों प्रकार के दे रखे, रबी और खरीफ के, तो इसमें एक में खरीफ वाला जो है उसमें ज्यादा तेजी से गड़बड़ हुई है, यानी 26%। अनाज के अंदर कमी तो हुई, आपने ख लिख दिया, ख के अंदर 26 लिख दिया और रे लिख दिया, यानी रबी के अंदर आपने देखा 3.33 है, तो आप सीधा 3 याद रख लें। फिर उसके बाद में आपने देखा दाल, तो दाल के अंदर कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है, आपने देखा दाल। अब दाल के अंदर 2 हैं, एक तो आपने देखा खरीफ की और एक आ गई रबी की। तो खरीफ वाले में अभी हमने बात की थी 2% की हुई है, रबी के अंदर 2 कर दिया। इसी प्रकार से तिलहन की बात की, तिलहन के अंदर हमने कह दिया कि लगभग 7% की है, चाहे वो खरीफ की है चाहे वो रबी की है। गन्ने के अंदर फिर कमी हुई है आपकी, और कपास के अंदर, गन्ने के अंदर यानी 22% कमी रही है, और कपास के अंदर थोड़ी सी हल्की सी वृद्धि हुई है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ यह ध्यान रखना है खाद्यान्नों के, पहला प्रश्न तो यही ध्यान रखना है, खाद्यान्नों के अंदर कमी हुई कितनी हुई है, बाद की बात है। खाद्यान्न में कमी हुई है, अनाज में कमी हुई है। दालों के अंदर वृद्धि हुई है, दाल के अंदर आपने देखा कि खरीफ वाली थी उसमें 2, रबी वाली के अंदर 2 के आगे 2 और लगा दिया 22। तिलहन के अंदर वृद्धि हुई, कितनी हुई भी, 7 हुई। ठीक है, गन्ने के अंदर आपने देख लिया कमी है, कपास के अंदर हल्की सी वृद्धि है। इतने डाटा आप पहले याद रख लेना, फिर इनमें से कोई ऊपर नीचे करके याद रख लेंगे। फिर उसके बाद में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी बार बार सवाल पूछे जाते हैं। उत्पादन में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर के ऊपर यानी कौन सा नंबर आता है, यहां से बार बार सवाल पूछा जाता है कि हम फर्स्ट किस में है, सेकंड किस में है या थर्ड किस में है। स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं कितने प्रतिशत, तो ये शुरुआत के जो 4 है ना इनको याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रथम किस में, बाजरे के अंदर, यानी टोटल राष्ट्रीय उत्पादन का 41% बाजरा राजस्थान में उत्पादन होता है, ये डाटा भी याद रखने हैं। 41.34 एग्जैक्ट नहीं याद रहे तो लगभग 40% याद रख लेगा तो भी काम चल जाएगा। राई और सरसों के अंदर देखें तो भी अब 43.43, बाजरो 41, ये आपने कह दिया 43। फिर कुल तिलहन के अंदर बात करें देश की
23.6 है, तो आप 23 याद रख लेना। ग्वार की बात करते हो तो 88%, 88, और मोटे अनाज की बात करें तो 14.21 यानी 14% याद रख लेना। प्रश्न ऐसे आता है कि एक स्टेटमेंट गलत करवा सकता है कि हमने जो बात की गई है कि कुल खाद्यान्न अभी देख के आए थे 283 अनुमानित यानी 2025-26 के अंदर, उसमें आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा प्रथम स्थान किस किस के अंदर है, तो बाजरे में, राई और सरसों के अंदर, तिलहन के अंदर, गुआर के अंदर, मोटे अनाज में। अब बात यह आती है कि भाई हम बाजरा कितना का उत्पादन करते हैं, 41%। अगला सवाल आता है राई और सरसों की बात करें 43, तिलहन की बात करते हो तो 23 आ जाएगी, गुआर की बात करें 88% आ जाएगा, मोटे अनाज 14%। दूसरा नंबर हमारा किसमें है, मूंगफली में 19.91 यानी लगभग 20% मूंगफली का उत्पादन राजस्थान करता है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान हमारा किसमें है, चने में, कुल दलहन में और सोयाबीन में, इनमें हमारा तीसरा स्थान है। तो यहां ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है और जो बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर, न केवल स्कूल लेक्चरर के लिए, बाकी अन्य भी जो इस दौरान इस वर्ष के अंदर जो पेपर होंगे उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं ये। अब कृषि के अंदर एक डाटा हम और देखेंगे, राजस्थान पशुधन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमने देखा था कि कृषि के अंदर जो योगदान था हमारा 25% के आसपास एग्रीकल्चर का जो योगदान रहा, यानी आपने एक ये जो स्लाइड देखी अभी, ये रही, अभी हम ये देख के आए थे कि कृषि का जो योगदान है वो टोटल यानी 25.74 है। उसमें फसलों का जो योगदान था वो तो 42% ही था, 42.6, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किसका है, पशुधन का है एग्रीकल्चर के अंदर। तब पशुधन का है 49.35। ये हमने की। अब हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और राज्य के अंदर जो पशुओं की बात जो की गई है उससे संबंधित 4-5 डाटा हैं, उनको जरूर देख लें आप। ये देखो, पशुगणना 2019 के अकॉर्डिंग हम यहां पर सिर्फ उन्हीं आंकड़ों की बात करें जो आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखे हैं, उन डाटा की। आपने इससे ज्यादा पढ़ रखे हैं, मुझे ये पता है, लेकिन फिर भी यहां से अगर कोई डाटा मिस रह गया तो हम बात कर लेंगे। पशुगणना 2019 के अंदर अगर देखते हो तो 568.01 लाख पशुधन राजस्थान में थे, तो आप 568 याद रख सकते हो सीधा 2019 के अंदर। अब देश के पशुधन में हिस्सा, यहां यह महत्वपूर्ण है, देश के पशुधन में हिस्से की बात करते हो तो देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा है 10.6%। ये डाटा हमें याद रखना है। और यहां पे अगर देखते हैं कि देश में मवेशियों की जो संख्या है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 7.24, भैंसों की हिस्सेदारी अगर माने तो 12.47 लिखा है, आप 12.5% याद रख सकते हो, इसको 7% याद रख सकते हो मवेशियों को। और बकरियों की अगर बात करें तो 14%, यानी 14% हिस्सेदारी बकरी की है। भैंसों की बात करें तो 12.5% है। देश में मवेशियों की अगर बात करते हो तो 7.2% यानी 7 कर सकते हो। भेड़ की बात करते हो तो 10.64। ऑल ओवर देश का पशुधन भी 10.60 है और भेड़ों का जो योगदान है वो भी 10.64 है। ऊंट की बात करते हो तो सबसे ज्यादा यानी 84.43, लगभग आप यूं कह सकते हो राउंड फिगर के अंदर 85% के आसपास देश के जो ऊंट हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। तो ये जो यहां पे बताया गया है कि भी कितनी हिस्सेदारी देश के संदर्भ में। अगला जो यहां पे डाटा दिया है कि प्रमुख उत्पादन 2023-24 में देश के कुल दूध उत्पादन में योगदान हमारा है 14.5%, और देश के ऊन उत्पादन में हमारा योगदान 47.5 यानी आप यूं कह सकते हो 50% के आसपास है, थोड़ा सा कम है, 47.5% हमारा ऊन के अंदर योगदान है। तो 5 या 6 डाटा हो गए ऑल ओवर, क्योंकि डाटा तो हमारे पास बहुत सारे हैं। कई बार बहुत सारे डाटा हमें एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो कुछ मोटी मोटी जो बातें होती हैं वो यहीं से उठा करके देते हैं। हमारे पास बहुत सारे डाटा पड़े थे,
हमारे सारे डाटा मिक्स हो गए तो उस कंडीशन के अंदर तो कम से कम ये जो इतने डाटा दे रखे हैं बेसिक से जो मोटे मोटे, उन डाटा को आप जरूर याद रख लें। पहला, पशु गणना 568 लाख की बात कर रही, उसमें भी आप देखोगे यहां पर ये तो पशुओं की संख्या हो गई। कुक्कट की जो बात कर रखी है वो 146 लाख बताएं। देश के पशुधन में हिस्सा हमारी बात कर ली 10.6, भेड़ों की भी बात करते हो 10.64 आ गए। बकरियों की बात की जाए 14% के आसपास है। भैंसों की बात करें 12.5% है। मवेशी की बात करते हो तो आपने कह दिया 7% के आसपास है। ऊंटों की बात करें 85% है। ऊन उत्पादन की बात करेंगे 47.5% है। और दूध उत्पादन की बात करते हैं तो 14.5% है। तो ये पशुधन से संबंधित कुछ सामान्य से आंकड़े दिए गए हैं। एक ये भी ध्यान कर लेना कि चूरों में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला यानी झींगा मछली के लिए खास तौर से प्रोत्साहन देने के लिए, झींगा पालन को समर्थन देने के लिए यानी चूरू के अंदर खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो झींगा मछली का उत्पादन आप यूं कह सकते हो चूरू के अंदर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो ये कुछ डाटा थे जिसके ऊपर हमने कृषि से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, ये इतने तो हमें मेरे विचार से याद रखने ही रखने होते हैं। बाकी इससे ज्यादा आप कुछ रख पाए तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतने तो कम से कम याद रख लेना। चलो, धन्यवाद।